अस्सलाम वालेकुम। 99 वाला लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हमने प्लीज़ ये फैसला किया है कि ये 99A में हम इंशाल्लाह एनपीओ की अकाउंटिंग शुरू कर देंगे। ये भी सुबह, असल में सुबह वाली क्लास वाले बच्चे लाडले तो हुए ना, उनके मशवरे से बाकी सारा फिर दिन उसी तरह से होता है, ठीक है ना। तो जी बिल्कुल बिल्कुल। तो उन बच्चों ने कहा कि जी एनपीओ का सवाल करा दें। हालांकि हमने अभी तक कैश फ्लो में, वैसे तो कैश फ्लो में डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपके अब हाथ में है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर जाले वाला सवाल आप लोगों ने कर लिया खुद से दोनों मेथड्स के साथ तो फिर मसला कोई नहीं। अब कैश फ्लो में 70-80% मार्क्स इंशाल्लाह आ जाएंगे। लेकिन स्टिल एक चीज़, छोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स एमसीक्यू ये तो होते ही हैं, रहते ही होते हैं टॉपिक में। ये अच्छा है, मैं जान के इनको थोड़ा डिले करता हूँ ताकि जब वापस इन पे जाए तो वो टॉपिक जरा रिवाइज हो जाए, ठीक है ना। वो तो ठीक है अपनी जगह पे, लेकिन एक अहम चीज़ करेक्शन ऑफ एरर का मिक्स होना कैश फ्लो के सवालों में ये रहता है हमारा। लियाकत इंडस्ट्रीज वाला सवाल था, मैं घर से तो यही प्लान बना के निकला था कि वो सवाल क्लास में करवाऊंगा और एनपीओ कल शुरू करेंगे। बच्चों ने कहा नहीं सर काफ़ी हो गया, नया टॉपिक शुरू करें, कुछ जिंदगी में स्पाइस आए, बोर हो गए हम। तो मैंने कहा ठीक है, आज फिर पार्ट बी हम करेंगे इंशाल्लाह। 2:30 बजे क्लास स्टार्ट होगी बगैर चाय बिस्किट के, और उस क्लास में हम 2:30 बजे से होपफुली 4 बजे तक सवाल एक ही करना है। उसमें 3:45 भी हो सकते हैं, 4:15 भी हो जाए तो माफ कर देना, लेकिन सवाल एक ही है। हो जाएगा इंशाल्लाह, टाइम से हो जाएगा। वो खत्म कर लिया, हाँ 4 से अगर पहले हो गया तो फिर यह 15-20 मिनट कोई एमसीक्यू कर लें, कोई बात कर लें तो वो मुझे माफ कर देना। मैंने वैसे 4 का टारगेट रखा है, उससे ऊपर नहीं जाने की नियत की है, उससे नीचे भी नहीं रहने की नियत की हुई। तो इसलिए 2:30 बजे से 4 बजे हम मिलेंगे। पास पेपर 9 है गालिबन, लियाकत इंडस्ट्रीज नाम मुझे याद है, वो हम करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं जी। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की अकाउंटिंग, इसमें से भी पक्का सवाल आता है, ठीक है। तो बड़ा अहम टॉपिक है। पहले दिन बहुत आसान लगेगा आपको, है भी आसान, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर हम चीज़ें डालते चले जाएंगे, 1 by 1 एडजस्टमेंट्स मुश्किल करते चले जाएंगे। 6 से 7 दिन इस पर लगते हैं, लेकिन हम इस पर भी 8-9 दिन लगाएंगे। हमारे पास टाइम काफ़ी, आपको पता है हम दूसरा टॉपिक प्रोलॉन्ग करके साथ चला रहे होते हैं ताकि वो मजीद। देखो ना, एक है 6 दिन में कैश फ्लो कर लेना, और एक है अभी 8-9 दिन लग भी गए हैं और अभी भी कैश फ्लो को हम चला रहे होंगे, एक्स्ट्रा क्लास में आज कर रहे हैं जो कल आते हैं। तो इससे ना टॉपिक लंबे से फैलता है, जो लंबे से फैलता है तो आप ज़्यादा कंफर्टेबल उसमें होते चले जाते हैं। तो जो स्ट्रैटेजी मैंने इसी तरह से रखी थी, चेंज करके टॉपिक करवा दिया मेन और फिर उसको चलाए रखा। वो ज़्यादा लंबा स्पैन जब मिलता है तो आप कंफर्टेबल ज़्यादा हो जाते हैं। तो कैश फ्लो अच्छा है। अभी मेरे ख्याल में 8 के 9 लेक्चर्स आई थिंक हो गए हमारे, लेकिन यूँ समझ लेंगे कोई 2-3 हमने और भी लेक्चर्स पे करने हैं, लंबा करेंगे, चलाएंगे इसको, ठीक है। लेकिन ये नया टॉपिक आज स्टार्ट करते हैं। इसका मैंने सिर्फ क्लास में एक सादा सा छोटा सा सवाल करवाया है, बेस बन गई है, यानी जो 60-70% मार्क्स लेने की बेस होती है वो बन गई है। लेकिन होमवर्क में भी यही वाला सवाल कहा था बच्चों से कि कर लेना, कि सिर्फ इसलिए कि ये भूल ना जाए जो आज हमने किया है। बाकी इसका कोई नया सवाल मैंने नहीं दिया, क्योंकि अभी जोबन पे तो कैश फ्लो है, ठीक है ना। उसका एक एक्स्ट्रा लेक्चर होना है, फिर वो भी घर जाके करना पड़ेगा। हो सकता है नया सवाल उसमें भी होमवर्क ना दूं, तो बस यही 2 सवाल किए हुए ही दोबारा आप कर लीजिएगा घर पे, ठीक है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जैसे नाम से जाहिर है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मकसद होता है प्रॉफिट कमाना। नॉन प्रॉफिट है तो प्रॉफिट कमाना इनका मकसद। आपने इंट्रो में पढ़ा था या पढ़ा होगा, ठीक है। उम्मीद है कि ऑर्गेनाइजेशन 2 तरह की होती हैं, एक का मकसद होता है प्रॉफिट कमाना और दूसरी का मकसद होता है प्रॉफिट का ना कमाना बल्कि सोशल वेलफेयर। तो जो प्रॉफिट कमाने वाली ऑर्गेनाइजेशन होती हैं उनको हम कहते हैं प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन। इनको बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन भी कहा जाता है, बिजनेस भी कहा जाता है, जिसकी अकाउंटिंग अभी कल तक हम करते आ रहे थे। कल तक जितनी आपने इंट्रो से लेकर अकाउंटिंग की है, कल तक वो सारी अकाउंटिंग हमने किसकी की है? बिजनेसेस की। वो बिजनेस सोल प्रोप्राइटर भी होता था, वो पार्टनरशिप भी हो सकता है, वो तो आपके सिलेबस में है नहीं पार्टनरशिप की अकाउंटिंग। वो कंपनीज भी थी, कंपनी के अंदर आप आ गए, ठीक है। कैश फ्लो भी कल तक बने। तो कल तक हम जो काउंटिंग कर रहे थे वो बिजनेस की कर रहे थे। हम जब भी बात करते थे बिजनेस ने ये किया, एंटिटी बिजनेस ने ये किया, इसने वो किया, बिजनेस के पॉइंट से सोच रहे होते थे। शुरू से उस्तादों ने समझाया था। तो बिजनेस किसे कहते हैं? वो ऑर्गेनाइजेशंस जिनका मकसद हो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर, ठीक है। लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशंस इस मकसद के लिए नहीं बनी हुई हैं उनको बिजनेस कहना ये उनके जो ज्यादती है वो उन लोगों के साथ जो इनको रन कर रहे होते हैं, क्योंकि इनका मकसद बिजनेस नहीं, इनका मकसद क्या होता है? सोशल वेलफेयर, ठीक है। तो प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन का मकसद क्या होता है? प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, जबकि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मकसद क्या होता है? सोशल वेलफेयर, ठीक है। स्लाइड चल रही है, देसी स्लाइड, पिछली क्लास में बन गई है ना देसी स्लाइड। अच्छा, अगली बात, अगर प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन है तो वो इंटरेस्टेड होगी कि हमने कितना प्रॉफिट कमाया या हमें कितना लॉस हुआ, ठीक है। तो वो क्या बनाते होते थे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनती थी, जो आपने बनाई इंट्रो में, जो FR 2 में भी बनाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की अकाउंटिंग जो सीखने जा रहे हैं, जब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की बात आती है ना, तो चूंकि इनका मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं है तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाते, बल्कि इन्होंने अपने खर्चे करने होते हैं। जैसे कोई हॉस्पिटल है, ठीक है, उसमें गरीबों का मुफ्त इलाज होता है, तो वो इलाज पे पैसे तो लगते हैं ना, ठीक है। अस्पताल है, किराए पे अगर बिल्डिंग है तो किराया दे रहे होंगे, ठीक है। उसके बिजली का बिल दे रहे होंगे, डॉक्टरों की नर्सों की फीसें तनख्वाहें वो जारी होंगी, ठीक है। तो ये सारे खर्चे तो कर रहा है वो हॉस्पिटल, गरीबों को मुफ्त इलाज दे रहा है, तो फिर कहीं से कमा भी रहा होगा। वो कमाने के तरीके डिफरेंट होते हैं। डोनेशन ज़्यादा एक बड़ा एक पोर्शन होता है डोनेशंस का। फिर क्लब्स जिस तरह से होते हैं, स्पोर्ट्स क्लब हो गए, इस तरह से इनके मेंबर्स, उनकी सब्सक्रिप्शन, यानी कि कुछ इनकम्स के सोर्सेज होते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के। लेकिन ये इनकम का मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं होता, ये इनकम का मकसद होता है अपनी ऑर्गेनाइजेशन का मकसद जो है उसके लिए एक्सपेंसेस इनकर करना। तो जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बजाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाती हैं। क्या बनाती हैं जी? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और फिर एक बैलेंस शीट भी बनाती हैं। बाकी और भी चीजें होती हैं। यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ चेंज इक्विटी बनती थी, यहाँ पे भी बनेगी, लेकिन उसका नाम होता है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स। देखेंगे, बनाना सीखेंगे। इनकी भी कैश फ्लो होती है, इधर भी कैश फ्लो होती है, वैसी ही होती है जैसी इधर, ठीक है ना। उसके बाद देख लेंगे फर्क। वैसे उसने आईके में डाली नहीं हुई कैश फ्लो, फॉर्मेट अगर को हुआ तो बता दूंगा। उससे यही बात, इनकम एक्सपेंडिचर, बैलेंस शीट और चेंज इन नेट एसेट्स, ये हम बनाना सीखेंगे। यही उसने अपनी किताब में भी रखा हुआ, ठीक है ना। तो बहरहाल फिलहाल बात सिर्फ यहाँ तक रखते हैं कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या बनाती है? इनकम एंड और बैलेंस शीट, ठीक है जी। अच्छा, अब इतनी सी बात सामने रखते हुए
मैं आपके साथ, ये मेरे मार्कर ये वाले तो नहीं, मैं आपके साथ थोड़ा सा गपशप पहले लगा लेता हूँ, सवाल बाद में पढ़ लेंगे, ठीक है। एक सवाल है, वो पास पेपर 3 है आपके इस एनपीओ के टॉपिक का, कराची सोशल क्लब उसका नाम है। वो सवाल हमने वैसे करना है, मैंने कहा बता दूं, ठीक है। उसका फॉर्मेट पहले मैं बना देता हूं आपको। कराची सोशल क्लब, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ना जी ना, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और ये भी फॉर द पीरियड बनता है, फॉर द ईयर एंडेड 30 सितंबर 93। ओके जी, अब देख लें आज पहला टॉपिक, पहला लेक्चर इस टॉपिक का, तो ज़रा ध्यान से देख लें। इनकम एक्सपेंडिचर का फॉर्मेट मैंने अभी बनाना सिखा देना है और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, ज़रा तवज्जो आप लोगों की चाहिए। इसमें सबसे पहली हेडिंग आती है इनकम्स की, उसके बाद अगली हेडिंग आती है एक्सपेंसेस की, और फॉर्मेट खत्म हो गया। तो दिस इज़ वेरी टफ फॉर्मेट, आपको नज़र आ रहा होगा, काफ़ी एक मुश्किल चीज़ आ जाती। खामोशी से बोलना नहीं फजूल में, ठीक है ना, क्लास से बाहर जाओगे। अच्छा, तो भाई एक मुश्किल काम हमने आज सीखा, मुबारक हो आपको, हमने इनकम एक्सपेंडिचर बनाना सीख लिया। जितनी इनकम्स होंगी, एक्स्ट्रा क्लासेस पे रखनी पड़ेगी, जितनी इनकम्स होंगी वो इधर, जितने एक्सपेंसेस होंगे वो इधर माइनस हो जाएंगे। और अगर तो इस पीरियड के अंदर इनकम्स ज़्यादा हुई एक्सपेंसेस की निस्बत, तो हमारे पास आ जाएगा सरप्लस, ड्यूरिंग द ईयर क्या आ जाएगा, सरप्लस। और अगर एक्सपेंसेस ज़्यादा हो गए इनकम्स से तो डेफिसिट। पूरे तो ये भी करने पड़ेंगे जब काम एक जिम्मे लिया हो तो, ठीक है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है, ये एक मतलब आम तौर पे आप लोग इस सिचुएशन से गुजर रहे होते हैं जब आप मिसाल के तौर पे वीकेंड के ऊपर दोस्तों ने मिलकर क्रिकेट खेलने का प्लान बनाया, अब एंट्री इकट्ठी की जाती है, ठीक है जी, भाई बैट भी टूट गया, चलो जी बैट भी लेना है, बॉल्स भी लेनी है, टेप्स भी लेनी है, ग्राउंड श्राउंड बुक कराना है, तो सब ने पैसे इकट्ठे किए, ठीक है जी। पैसे इकट्ठे करके एक फंड क्रिएट किया, एंट्री फंड, ठीक है। अब उससे बैट खरीदा, बॉल्स खरीदी, टेप्स खरीदी, ठीक है, ग्राउंड बुक करवाया, उधर जाके फिर खाबा शाबा भी लगाया बाद में, ठीक है, जितना खेला था उससे ज़्यादा खा लिया। खैर, तो ये सारा कुछ करके जो आपका फंड बना था, आपने मतलब फंड बनाया था, उसमें आपने इनकम कैसे, आपकी इनकम कहाँ से आई थी, डोनेशंस कह लें या सब्सक्रिप्शन कह लें, हर मेंबर ने जो अपने पैसे दिए थे अपने से के, ठीक है, तो एक फंड क्रिएट हो गया था, उसमें से खर्चे भी हो गए, तो इनकम्स भी हुई थी ड्यूरिंग द वीकेंड, एक्सपेंस भी हो गया। मिसाल के तौर पे पैसे कुछ बच गए, तो किसी एक जिम्मेदार नेक शरीफ ईमानदार आदमी के हवाले वो कर दिए जाएंगे कि यार ऐसा है, अब अगले वीकेंड के ऊपर जब फिर खेलना है ना, तो ये फंड तो पहले पड़ा होगा। फिर जाहिर सी बात है अगली दफा हो सकता है फंड उतना ही रखें लेकिन खर्चे और कम हो जाए, नहीं यार बैट तो ठीक है अभी पिछले वीकेंड पे तो लिया था, कोई 2 टेप्स भी बची हुई है यार, टेप्स भी कम लाना, बॉल एक ठीक है खराब हो गई है तो एक ही बॉल नहीं लाना। अब खर्चे कुछ कम हुए, एंट्री तो हमने पक्की रखी हुई थी, अब इनकम ज्यादा हुई, पहले भी सरप्लस बचा था वो फंड में पड़ा था, ठीक है ना जी। तो फिर दोबारा से हमने इनकम्स कमाई, एक्सपेंसेस जरा कम हुए, अब सरप्लस आया, वो फिर कहाँ चला गया, उस फंड में, ठीक है। तीसरे वीकेंड पे गए तो ग्राउंड वाले ने कहा नहीं जी पैसे डबल होंगे मिसाल के तौर पे, ठीक है। अब जो उतनी एंट्री इकट्ठी की थी उससे ज़्यादा एक्सपेंस हो गए, हो सकता है, तो फिर क्या करोगे, जो पुराना फंड पड़ा था उसको यूज़ कर लेंगे। तो ये एक मैकेनिज्म बिल्कुल इस तरह का नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का है, ठीक है। इन्होंने भी कुछ तरीकों से इनकम्स को कमाना होता है, ठीक है। पैसे देखो ना, मिसाल के तौर पे मैंने और मेरे चंद दोस्तों ने इस क्लास में मिलकर सोचा कि यार यहाँ पर एक अच्छा स्पोर्ट्स क्लब होना चाहिए, यहाँ पर स्पोर्ट्स की फैसिलिटी होनी चाहिए, यहाँ पे कॉलेजेस वगैरह भी हैं, ठीक है, तो बच्चों को ऐसी एक्टिविटी दें कि वो स्पोर्ट्स में लगें, वो बुरे कामों में ना पड़ें। तो हमने मिलकर ये सोचा, तो हमें यहाँ पे किसी ने एक लैंड का प्लॉट ऑफ लैंड जो है वो भी डोनेट कर दिया, उन्होंने कहा जी अच्छा मकसद है आपका, ठीक है आप बनाएं। फिर हमारे पास जो जमा पूंजी थी वो हमने कंट्रीब्यूट करके एक फंड जनरेट किया और हमने यहाँ पे स्पोर्ट्स क्लब स्टार्ट कर दिया। मिसाल के तौर पर ज़्यादा पैसे हमारे पास नहीं इकट्ठे हुए थे, हमने कहा चलो फिलहाल एक पिच बना देते हैं और क्रिकेट शुरू करते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह यहाँ पर लोग भी आने लग जाएंगे, उनसे भी मंथली पैसे लेंगे और फंड्स भी मिलते रहेंगे, डोनेशंस आते रहेंगे और कुछ खुद भी काम शाम करते रहेंगे, पैसे और आते रहेंगे, तो इंशाल्लाह यहाँ पे हम टेनिस कोर्ट भी बनाएंगे, बैडमिंटन कोर्ट भी बनाएंगे, स्विमिंग पूल भी बनाएंगे, जिम भी करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता मिसाल दे रहा हूँ मैंने, जस्ट एक सादा सी मिसाल दी, ठीक है ना। अब हमने जो क्लब बनाया उसमें जो लोग आए, हमने कहा भाईजान मेंबरशिप फीस है, आप इस क्लब के मेंबर बनेंगे, हर बंदा यहाँ आके नहीं खेल सकता, आप कुछ पैसे दें, वो एक बार पैसे देंगे, वंस मेंबर बन जाएंगे, उसके बाद हम उन्हें कहेंगे और हर मंथ भी आपने कुछ सब्सक्रिप्शन पे करनी है। अब क्या मतलब, हमने तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, क्या हम उससे कमाई शुरू कर चुके हैं? भाईजान उस क्लब के खर्चे भी तो हैं, कोई गार्ड गुड रखेंगे, ग्राउंड की आप कीप के लिए कोई बंदा रखेंगे, कोई रिपेयर मेंटेनेंस होती है, वो बत्तियां शत्तियां बिजली, ये खर्चे भी तो कहीं से पूरे करने हैं, जेब से थोड़े डालने हैं। तो अगर हम मेंबरशिप फी ले रहे हैं, सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं या डोनेशन पकड़ रहे हैं, तो उसका मकसद अपना जेब भरना कतन नहीं है, उसका मकसद यही है कि हमारी ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के खर्चे पूरे हों, ठीक है ना। ये थोड़ी सी मैंने आपसे गपशप लगाई, खैर बात तो पता नहीं कहां से कहां निकल गई। इनकम एक्सपेंडिचर सिर्फ इतना सही है, ठीक है। जो इनकम डिफरेंट सोर्सेज से होंगी इधर आ जाएंगी, जो एक्सपेंसेज होंगे हमारे एनपीओ के वो इधर आ जाएंगे, और सरप्लस होगा तो फंड में जाके ऐड कर देंगे, रख देंगे पैसे द्राज में, पहले वाले पैसे जहां पहले पुराने बचे पड़े होंगे, और अगर डेफिसिट होगा तो कुछ वहां से निकाल के इस्तेमाल, यानी वो माइनस हो जाएगा जाके फंड से, ठीक है। यहाँ तक कोई मसला? अच्छा यहीं पे एक छोटी सी बात और करता चलूँ, बाद में भी करनी है, गपशप है ना, गपशप के अंदर सवाल पूरा हो जाए फिर बस सवाल करना होगा। हमने ये नोट किया, मैंने और मेरे चंद दोस्तों ने जिन्होंने ये क्लब शुरू किया, हम इसके ट्रस्टीज हैं, क्या हैं, यानी एक बात और पता लगी हमें कि इस हमारे स्पोर्ट्स क्लब का, क्रिकेट स्पोर्ट्स क्लब का कोई ओनर नहीं है,
ठीक है, इसका कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का कोई ओनर नहीं होता, ठीक है, बल्कि कुछ लोग मिलकर अपने, मैं सुबह से दोपहर तक शाम तक पढ़ाता हूँ, शाम को जाकर मैं थोड़ी देर बैठ जाता हूँ, कुछ टाइम मैं दे देता हूँ, फिर मेरा फलाना वो दोस्त है वो सुबह के टाइम में 1 घंटा देता है, कोई उस वक्त बैठता है, मिलजुल के काम कर रहे होते हैं, हम फ्री ऑफ कॉस्ट नॉर्मली कर रहे होते हैं लोग, ठीक है ना। ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चले, जैसे हॉस्पिटल है, कोई रफाई इदारा है, मुफ्त में गरीबों का इलाज होता है, तो डॉक्टर्स वहाँ पे आके टाइम दे रहे होते हैं, अगर कोई फीस लेने वाला डॉक्टर है तो उसकी फीस पूरी कर रही होती है एनपीओ, गरीबों से तो नहीं ले रहे होते ना, तो ये मैकेनिज्म चल रहा होता है। तो मैं ये बात कर रहा था कि हमने ये नोट किया हमने कि यार यहाँ से लोग खेल कूद के निकलते हैं, अब वो हेल्दी बच्चे हैं, जूस पीना है किसी ने, कोई पानी की बोतल लेनी है उसने, क्योंकि सोडा तो अच्छा नहीं होता है, कोई मेहमान आ गया उसको बोतल शोतल पिलानी भी है, तो सारे इधर आगे कोठा पिंड चले जाते हैं, वहाँ पे दुकानें हैं, ठीक है। अब वहाँ पर जाकर भी तो वो ये जूस बोतल खरीदते ही हैं, तो क्यों ना ये सर्विस उनको यहाँ दे दी जाए, चलो 4 पैसे हमें बचेंगे, और यार बिल नहीं निकल आएगा, मेरे अल्फाज पे गौर करें, हमारा बिजली का बिल ही निकल आएगा वहाँ से। ये मैंने बड़ी अहम बात की है। क्या हुआ, हम एक ट्रेडिंग एक्टिविटी का सोच रहे हैं, यानी एक प्रॉफिट सीकिंग एक्टिविटी करने का सोच रहे हैं, हालांकि हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। क्या ये इजाजत है? बिल्कुल है, बिल्कुल है, क्योंकि इस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ने ये काम किस लिए किया, हमने ये खोखा अपने स्पोर्ट्स क्लब में क्यों लगा रहे हैं हम, इसलिए कि जहां से 2-4 पैसे बचें और मैं अपनी इस एनपीओ के खर्चे पूरे कर लूं। यानी कि अगर मैंने कोई प्रॉफिट सीकिंग एक्टिविटी शुरू भी की है, उसका मकसद क्या है कि एक्सपेंसेस मीट करने के लिए पैसे 4 बच जाएंगे। हॉस्पिटल है, गरीबों का इलाज मुफ्त कर रहा है, तो पैसे भी ले रहे हैं अमीरों से। मेडिकल स्टोर है, वो हॉस्पिटल नहीं खोला हुआ है, यार बात है दवाई लेनी है, यहां से ले लें, 4 पैसे बचेंगे, चलो वो भी इधर डाल देंगे, और नहीं तो यार वो स्टाफ की तनख्वाही निकल आएंगी। बात समझ आ रही है ना। तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट सीकिंग एक्टिविटी कर सकती है, और वो बिल्कुल इजाजत भी उसकी होती है, क्योंकि उसकी इनकम यूज करनी है उन्होंने अपने ऑपरेशन में, ठीक है। लेकिन ऐसी एक्टिविटी को आपने इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं शो करना, बल्कि उसके रिजल्ट को यहां शो करना। क्या मतलब, ये इनकम एक्सपेंस, क्या इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट है, ये यहां पे आपने लिखना सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट, एक्सपेंसेस और नेट, ये नहीं मुनासिब लगता, ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट है। तो ये जो वर्किंग है ना, सेल, कॉस्ट ऑफ सेल, जीपी वगैरह निकालने वाली, ये वर्किंग अलग करेंगे। कभी कभी तो सवाल में रिक्वायरमेंट के तौर पे अलग कहेगा, नहीं कहेगा तब भी हम उसको अलग ही करेंगे। अब अलग करके रिजल्ट निकला लेट्स से जी प्रॉफिट, तो वो आ जाएगा इनकम, और अगर आ गया लॉस तो आ जाएगा, रखेंगे अलग, ठीक है। ये एक अहम बात थी। तो ये हमारी डिस्कशन है फिलहाल की हद तक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की। कोई मसला, बस फॉर्मेट समझ नहीं आया सर, बाकी तो सारी बातें समझ आ गई है ना। कोई नहीं, अल्लाह खैर करेगा, कोई नहीं, मुश्किल चीजें होती हैं, कभी कभी आहिस्ता आहिस्ता हजम होती हैं, हो जाएगा, कोई नहीं। आपको समझ आ रहा है ये फॉर्मेट, मुश्किल तो नहीं लगा? नहीं मुश्किल लगा तो मुश्किल। उसके बाद है जी बैलेंस शीट, कराची सोशल क्लब बैलेंस शीट। अच्छा जी, जो लफ्ज सवाल में लिखा हो जरा ध्यान से देखें। अच्छा, पहले उन्होंने रिक्वायरमेंट अलग भी की हुई है, अ ट्रेडिंग अकाउंट टू शो प्रॉफिट अराइजिंग फ्रॉम द, अच्छा बोतलें बेच रहे हैं, ये प्रॉफिट कमा रहे हैं, अलग रखना है इसको, ठीक है। ट्रेडिंग एक्टिविटी है इस सवाल में, कभी अलग से रिक्वायरमेंट मांगेगा, आप कहेंगे क्या है जी, कौन सा सफाई, 890 सफे पे सवाल है बाय द वे, अगर खोलना चाहे तो 890, लेकिन फिलहाल जरूरत नहीं है, मेरी बातें सिर्फ सुन लें। तो अगर रिक्वायरमेंट के तौर पे अलग से कहेगा तो हम रिक्वायरमेंट नंबर लगा देंगे, नहीं कहेगा तब भी हमने तो अलग ही रखना होता है इसको, ठीक है। मैं ये कह रहा था असल में कि सवाल के अंदर जो अल्फाज हो ना वही यूज करो। सवाल में उसने बोला बैलेंस शीट तो बैलेंस शीट, सवाल में उसने बोला स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, तो फिर वही लिखो। ये रिक्वायरमेंट बी थी, ये रिक्वायरमेंट सी आ गई। अच्छा, मैं थोड़ी सी डंडी मार रहा हूँ, आपकी इजाजत हो चाहे ना हो, मैं एज ऑन 30 सितंबर 93 इधर जरा इसी लाइन में लेके आऊँ, जरा जगह का इशू फिर बनता है थोड़ा सा, कल को शायद मैं यहाँ पे ऊपर वाले नाम भी लिखना छोड़ दूँ, सवाल ज़्यादा लेंथी हुआ, पता ही आपको बैलेंस शीट की हेडिंग कैसे देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जरा थोड़ी देर के लिए नोट ना कीजिएगा, फिर बाद में गिला ना कीजिएगा, ओके। थोड़ी देर के लिए नोट करना रोक दें। आपको याद है बैलेंस शीट के अंदर आपकी आती थी इक्विटी, आती थी ना, बोलो, इक्विटी कह लो, कैपिटल कह लो, जो मर्जी कह लो, मेरी क्लास है इक्विटी का जी। इक्विटी के अंदर आप बचपन में यूं लिखा करते थे जी, ओपनिंग इक्विटी, हाँ इक्विटी नहीं कहते थे, कैपिटल कहते थे सर हम, कैपिटल लिख लो यार, फर्क क्या पड़ता है, ये लो ओपनिंग कैपिटल या ओपनिंग इक्विटी। उसके बाद क्या करते थे जी, इसमें प्लस करते होते थे आप लोग नेट प्रॉफिट, ये करते थे ना, लेस करते थे आप ड्राइंग्स, और आपके पास आ जाया करता था क्लोजिंग इक्विटी या कैपिटल। ऐसे खामोशी हुआ करे ना, देखो अब ये नहीं हो रही थी ना क्लास में कैश लोगे, हाँ ये जिसने अभी किया ना ये काम, इसको अच्छा भला घर वालों ने कपड़े शपड़े पहना के सेट शेट करके भेजा था कि ना पता चले, लेकिन अब साथ वाले 2-4 को तो पता चल ही गया। क्यों यार, ऐसे देखो उन्होंने साफ से प्यारे से कपड़े पहनाए, नला धुला के साफ सुथरा करके भेजा ताकि किसी को ना पता चले। चलो कोई बात नहीं, माफ कर दें, माफ कर दें, अल्लाह पसंद करते हैं माफ करने वाले को, माफ कर दें भाई को। अच्छा जी, मैं कह रहा था कि आपका आ जाता था क्लोजिंग कैपिटल या इक्विटी, ठीक है। उसके बाद खामोश रहे यार, उसके बाद होता था जी लायबिलिटीज का नुजूल, लायाबिलिटीज। ये लायाबिलिटीज नॉन करंट भी होती थी, करंट भी होती थी, कल नहीं शायद, कल भी हो जाए शायद, या परसों से ही अलग होने लग जाएंगे इंशाल्लाह। आज तो फिलहाल हल्की आंच पे होना है ना सवाल, आपको पता है 3-4 लायबिलिटीज होंगी, ठीक है। उसके बाद आप क्या करते थे जी, एसिड्स। एसिड्स भी करंट और नॉन करंट दोनों तरह के होते थे, कल से इंशाल्लाह आएंगे, आज तो ये भी सिर्फ करंट ही होंगे, बस 3-4 एसिड्स होंगे, ठीक है जी, डन हो गया। अच्छा, अब अगली बात, लो जी गड़बड़ होने लगी है, बच्चे तैयार हो गए हैं, ब्लू मार्कर जब बाहर आता है ना खतरा, ठीक है, 440 वोल्ट। मैंने थोड़ी देर पहले एक बात की थी कि एनपीओ का कोई ओनर नहीं होता, कैपिटल तो ओनर लाते हैं, इसका मतलब कैपिटल का कोई कॉन्सेप्ट, इक्विटी का कोई कॉन्सेप्ट एनपीओ के अंदर नहीं है।
बल्कि एनपीओ में तो होते हैं फंड्स। क्या होते हैं जी? फंड्स। तो पहला चेंज क्या आया जी कि इक्विटी की बजाय फंड्स आ गए। दूसरा, जब कैपिटल नहीं है तो ओपनिंग कैपिटल कहां से आया? फिर एनपीओ है, प्रॉफिट कहां से आया? फिर ड्राइंग्स का भी कोई चक्कर नहीं है यहाँ पे। ड्राइंग्स होती हैं प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन, यानी ओनर घर पे कमाया जो होता है वो लेके जा रहा होता है। यहाँ कोई ओनर ही नहीं है, ड्राइंग्स का भी कोई चक्कर नहीं होता। यानी ये सारे का सारा एरिया बदलने लगा है। ये जगह हो जाएगी अभी चेंज। मैंने इसलिए ये करवा दिया जरा ताकि आपको मसला ना हो। वो वही वाली बैलेंस शीट है, बस ये जगह ही बदली है और सचमुच है भी ऐसे। बाकी तो सारी अकाउंटिंग बिल्कुल वैसे ही चलनी है आपकी, ठीक है। ये देखें जी, ये एरिया चेंज होने लगा, ठीक है, क्योंकि कैपिटल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। दरअसल कहाँ है वो पड़ा, कैपिटल का यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, प्रॉफिट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ड्राइंग्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है जी। तो इस जगह को मैं सिर्फ बदल लूँगा। मैंने पहले इसलिए कहा था भाई नोट ना करें, रुक जाएं, बाद में गिला ना कीजिएगा। मैंने तो आपको ट्रांजिशन समझानी होती है ना, क्योंकि देखें आपने पूरा इंट्रो, खामोश बैठे हैं आप प्लीज, पूरा इंट्रो और 98 लेक्चर एफआर 1 के पढ़ लिए थे। अभी तक आपकी वही बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट थी जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताई है। तो बैलेंस शीट पुराने वाली बना के दिखा दी कि जी ये होती थी, ठीक है। मैं आई ट्राई टू कीप दिस डिब्बा अलाइव, ठीक है जी। ये बस बदला। अब यहाँ पे मैंने आपको कहा कि जी यहाँ पर कैपिटल नहीं है, फंड है, ठीक है। फंड्स की कई नस्लें हैं। एक जनरल फंड कहलाता है, आज हम वही करेंगे। फिर कुछ स्पेसिफिक फंड्स भी होते हैं, एंडोमेंट फंड आ गया, दूसरे इंटरनल जनरेटेड दूसरे स्पेसिफिक फंड्स हो जाते हैं। वो आहिस्ता आहिस्ता हम अनवील करते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे। फिलहाल तो आज सिर्फ जनरल फंड है। फंड वही है जो मैंने आपको कहा था पिछले वीकेंड में कुछ पैसे बचे पड़े हैं वो हमारे पास क्या है, स्पोर्ट्स का फंड है हमारा, एंट्री फंड है हमारा, ठीक है। जनरल फंड है, यानी उसमें हम गेंदें, टेपें, बोतलें भी पी लेंगे, ग्राउंड, यानी कि सारे खर्च उससे कर। जनरल कुछ स्पेसिफिक काम नहीं कि ये सिर्फ टेपों के लिए पैसे हैं, ये सिर्फ बॉलों के लिए पैसे हैं, ये सिर्फ बल्ले के लिए पैसे हैं, अलग नहीं किए हमने। बस हमारे इवेंट के पैसे, बस हमारा काम जो है, ये हमारी टीम जो हर वीकेंड पे खेलती है, ये भी तो एक छोटी सी एनपीओ ही बनती है। एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या पढ़ाया था उस्तादों ने आपको इंट्रो में? ऑर्गेनाइजेशन कुछ ग्रुप, कुछ एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो इकट्ठे मिलकर कोई एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है ना। तो बस फंड है हमारे पास, को पुराना पड़ा है तो वो ओपनिंग में आएगा, ओपनिंग। हाँ, लेकिन इसको मैं जरा स्पेसिफिक नाम दे दूंगा आज, ओपनिंग जनरल फंड, ओपनिंग जनरल फंड। आज से याद डालें ना, ये जनरल फंड सीख लेंगे ना आज, तो फिर आइंदा जो आया करेंगे उनके नाम नए आ जाएंगे, ये अपनी जगह कायम दायम रहेगा, ठीक है। अच्छा, अगर यहाँ पे आएगा सरप्लस तो वो सरप्लस इसमें जाकर हो जाएगा ऐड, और अगर डेफिसिट आ गया तो वो यहां से जाके लेस हो जाएगा, ठीक है जी। और ड्राइंग सबको कॉन्सेप्ट तो होता नहीं है, तो उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, क्लोजिंग जनरल फंड। फंड अकाउंटिंग शुरू होगी हमारी, इक्विटी की बजाय फंड। इसलिए तो कहा वहां पे जो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनती थी, यहां पर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स कहते हैं इसको। स्टेटमेंट चेंजेस फंड्स नहीं कहते, मतलब उसका नाम क्या है रखा हुआ, नेट एसेट्स। वहां पे कैपिटल, रिटेन प्रॉफिट, रिटेन अर्निंग्स, सरप्लस, इस तरह के कॉलम्स आते थे ना। यहां पर जनरल फंड, एंडोमेंट फंड, स्पेसिफिक फंड, इस तरह के अलग अलग कॉलम्स आएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। लेकिन वो जब बनाएंगे तब देखेंगे। फिलहाल तो सिंपल है भी सिंपल से टॉपिक, वैसे मसला कोई नहीं, बस रोज पढ़ना मसला होता है आपके लिए। छोटा सा सवाल है आज, खुला डुला करके, कभी कभी तो ऐसे बंदा आता है खुला डुला सवाल करे जी। अगली चीज देखें जी, अगली चीज के ऊपर मैंने कोई डिब्बा शिब्बा नहीं लगाया। क्या मतलब, रेस्ट ऑफ द स्टोरी, रेस्ट ऑफ द अकाउंटिंग इज सेम। लायबिलिटीज वैसे ही आएंगी, एसेट्स वैसे ही आएंगे, ये 16 वैसे ही यहाँ पे भी लग सकता है, सब कुछ, सब बाकी सब सेम है, सिर्फ ये चीज बदली है। ये मुश्किल सा फॉर्मेट, एक तो ये नया आ गया, और दूसरा यहाँ पर इक्विटी जो होती थी उसकी जरा हैयत शक्ल और नाम शाम बदल गया, ठीक है ना। तो मुश्किल था ना ये फॉर्मेट, शुक्र अल्लाह ने आपको समझा दिया, और ये भी चेंज देख लिया हमने, ठीक है। तो ये बात थी जी फॉर्मेट की, बस इतना सा फॉर्मेट बनाएंगे हम। कैश फ्लो का सवाल जैसे शुरू करते हुए फॉर्मेट बनाते थे ना, ऐसे यहाँ पे सवाल शुरू करते हुए ये फॉर्मेट बनाना है, ठीक है। आ जाए, नहीं समझ आई तो यूं क्यों किया तुमने, मोबाइल देखकर क्या होगा, बंद हो गया हैं? अल्हम्दुलिल्लाह आज जुम्मा भी है, खुतबा शुरू होने लगा था जी। क्वेश्चन नंबर 3, पहले जरा एक बार रीड मार लेते हैं, फिर छोटे मोटे उसूल लिखते हैं। सुकून से सवाल बनाए, देखो बैठ बैठ के आराम, सुकून से, टेंशन ही कोई नहीं, छोटा सा सवाल है, बोझ भी नहीं पड़ेगा इंशाल्लाह, आराम आराम से। पहला सवाल हमेशा आराम से करते हैं, आपको पता है, बेस जो बनानी है। आज ये दोबारा सवाल किस लिए करना है, ताकि ये बुनियाद आपकी पक्की हो जाए। अब हर रोज सवाल में नई एडजस्टमेंट्स आएंगी, मुश्किल से मुश्किल भी होती जाएंगी, लेकिन हमें परवाह नहीं होगी, क्योंकि हमारी बुनियाद जिसकी सही पड़ी होती है ना, उसको, वही वाली बात है, जैसे कैश फ्लो का हर सवाल करने से पहले सोचना नहीं पड़ता था कैसे शुरू करना है, इसका भी नहीं सोचना पड़ेगा, तरीका हमारे पास होगा। बस शुरू कर भी दिया हमने, फॉर्मेट बना लिया, ठीक है ना। तो बाकी फिर एडजस्टमेंट्स आपको पता ही है, चेंज होती रहती हैं। फिर हम कॉमन चीजें देखते जाएंगे हर सवाल में, तो वो 60-70% हर दफा सेम होंगी, वो होंगे हमारे नंबर। बाकी फिर वही बात है, पर्चे में लग गई तो रोजी, ना लगी तो रोजा वाली एडजस्टमेंट्स वो हो जाए तो, अभी ना भी हो तो हमें क्या उससे मसला, हमने तो हर सवाल 60% सही कर लेना होता है। इस तरह से तो हमारे टोटली 60% नंबर आ जाते हैं, ठीक है। कोई बहुत आसान सवाल सारा भी सही हो जाता है, कोई बहुत मुश्किल थोड़ा सा 50% के आसपास भी आ, 50% नीचे तो हम बिल्कुल नहीं रुकते, हम तो बिल्कुल भी, मतलब हर मुश्किल से मुश्किल टेस्ट में ट्राई करके, मुश्किल से मुश्किल सवाल में ट्राई करके, हमने तो यही सीखा है कि अगर हाथ पांव मारोगे तो आधे नंबर पड़े होते हैं। तो जब मुश्किल से मुश्किल सवाल में भी आप आधे नंबर ले लेंगे तो फिर पास तो अल्लाह आपको कर ही देंगे, आसान में तो आपके ज्यादा होते ही हैं, ठीक है ना। इसमें से भी सवाल आता है, तुम बात कर लो, जरूरी दोस्त बात आई, राइट शर्ट कर लो। ऐसे तुमने किया ही अभी नीचे देखेगा, मैं बात करूंगा, कर लो भाई, इसकी बात सुनना जरा, सुन लो यार, सुनो। तो आप भी पीछे मुड़ के देखो यार, पीछे मुड़ के देखो, रेड शर्ट भाई आप पीछे मुड़ो ना,
नहीं 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 नहीं, आपके आगे वाले को हाथ लगाओ, रेड शर्ट, हाँ यार पीछे मुड़ के इसकी तरफ मुंह करो, हाँ इसको भी बताओ भाई, आप थोड़ा आगे आ जाओ, पीछे वाले भाई आगे आ जाओ, आप भी सुनो इसकी बात, सुनो बेचारे की बात सुनो यार, तीनों तीनों सुनो, ये साथ वाले भाई आप सुनो, स्टेज पे नहीं, मैं आता हूँ माइक लेके। द ट्रेजरर ऑफ कराची सोशल क्लब, मैंने यहाँ टॉपिक शुरू किया, मैंने तुमको पढ़ाने ना देना। ट्रेजर ऑफ कराची, वैसे आखिरी टॉपिक, वन फ्रेमवर्क है 2 दिन उसके लिए मैंने रखे हुए हैं, लेकिन वैसे बड़े टॉपिक्स में आखिरी टॉपिक है, थोड़ा सा सेटिस्फैक्शन सी फील होने लगा कि बस 9-10 दिन इसके लिए तो नहीं हो रही फिर मेरे लिए ज़्यादा खतरनाक गल है। कराची सोशल क्लब के ट्रेजरर ये जी 16 पे करा दें, मुझे लगा शायद यहाँ लिखा हुआ है 16 पे करा दें। द ट्रेजरर ऑफ कराची सोशल क्लब प्रिपेयर्ड द फॉलोइंग रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट फॉर द ईयर 30 सितंबर 93। यार एक तो ये बताओ ये रिसीट पेमेंट बला क्या है? नहीं, रिसीट पेमेंट और इनकम एक्सपेंस जमीन आसमान का फर्क है। एक्रूवल भूल गए, इनकम एक्सपेंस और होता है, रिसीट पेमेंट तो है कैश का आना कैश का जाना, वो कैश में भी आ सकता है बैंक में भी आ सकता है अगर ये इकट्ठा लिखा हो तो। क्या मतलब? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का मतलब होता है कैश एंड बैंक अकाउंट कंबाइंड, कैश एंड बैंक। इसको ये ना समझ लेना कि रिसीट कैश में आती है और पेमेंट बैंक से होती है, मतलब रिसीट पेमेंट का मतलब कंबाइंड लेजर ऑफ कैश एंड बैंक, ठीक है। और ये एक सहूलत हुआ करेगी इन सवालों में अगर इकट्ठे हो जाएं तो, क्योंकि देखो कुछ पैसे कैश में आ रहे होते हैं बिजनेस में, कुछ कैश से जा रहे होते हैं, कुछ बैंक में आ रहे हैं, कुछ बैंक से जा रहे होते हैं। जब उसने इकट्ठा कर दिया तो टेंशन ही मुक गई, आ रहे हैं जहां से मर्जी डेबिट, जहां मर्जी जा रहे हैं, जहां से मर्जी जा रहे हैं, हमने जो कंबाइन जो कर दिया, ठीक है। तो कैश एंड बैंक का कंबाइंड लेजर ये कहलाता है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, ठीक है। इसके अंदर कभी कभी ना इन सवालों के अंदर कैश अलग और बैंक अलग भी होगा। अच्छा मजे की बात बताऊं, वापस उसी दुनिया में आ गए हैं, हमने एंट्रीज करके अकाउंट्स बनाने हैं। आज बना हुआ नहीं मिल रहा सारा कुछ कैश फ्लो की तरह से रीडू करके, वो नहीं है, आज हमने खुद करना है सब कुछ, ठीक है ना। अच्छा 1992 यकम अक्टूबर बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड, ये क्या चक्कर है? 92 कहां से आ गया? हमारा तो साल 93 था। सरप्लस नहीं, सबर कर जा, रिसीट पेमेंट है। ओपनिंग बैलेंसेस मतलब अगर हमारा ईयर एंड 30 सितंबर 93 है तो इस ईयर का स्टार्ट हुआ होगा यकम अक्टूबर 92 पर, और उस दिन का ये ओपनिंग बैलेंस है, ठीक है। और वो बता रहे हैं जी हमारे पास करंट अकाउंट के अंदर 1230 रुपये पड़े हैं, डिपॉजिट अकाउंट के अंदर 2100 भी रखा हुआ हमने, और कैश इन हैंड हमारे पास 60 रुपये है। इसका टोटल हमारे पास तो बस डिब्बा तो ऐसे ही था, असल तो यही हो गया ना कि ओपनिंग कैश एंड बैंक कितना पड़ा है हमारे पास? 3480, ठीक है। फिर बहुत सारे पैसे आते हुए नजर आ रहे हैं, कुछ रिसीट्स हुई हैं सब्सक्रिप्शन से, ये 93 का मतलब 93 की रिसीट्स, ओपनिंग बैलेंस यकम अक्टूबर 92 का, फिर 93 की रिसीट्स, ऐसे ही लिखा हुआ, लिखने की जरूरत नहीं है। लेजर जो 93 वाले साल का है तो उसमें 93 की रिसीट्स होंगी। सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई है, ये रिसीट्स एंड पेमेंट्स है, सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई है यानी कि पैसे कैश रिसीव। कल तक इनकम एक्सपेंस दे रहा था, कैश निकलवा रहा था, आज कैश दे रहा है रिसीट पेमेंट, क्योंकि आज हमने बनाना जो इनकम एक्सपेंडिचर है, आज हम फिर उसी दौड़ में हैं, इनकम एक्सपेंसेस ढूंढेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। अदर सेल्स हैं कुछ ऐसे ही, लेगेसी किसे कहते हैं? विरासत को, मतलब हमारा कोई फॉर्मर मेंबर था हमारा, वो मर गया, जब वो मरा तो उसने कहा कि हाँ मेरा कह दो कोई मसला नहीं, मेंबर तो दूसरे भी हो सकते हैं जो खेलने आते हैं, क्या हो गया? विरासत मेरी जो है उसमें से इस क्लब को इतने पैसे देने, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं लोग, ऐसे करते हैं, मरते हुए वसीयत कर जाते हैं कि मेरी स्टेट में से इतने पैसे फलां रफाई इदारे को आपने डोनेट कर देने हैं, ठीक है, तो वो हमें पैसे आए हैं। अच्छा बैंक डिपॉजिट जो ऊपर कराया हुआ है उस पर इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, तो ये कुछ रिसीट्स थी। फिर ऐसे ही पेमेंट्स हैं, बोतलें खरीदी हैं। अच्छा वो पता लग गया हमें कि ये फिर ट्रेडिंग एक्टिविटी कर रहे हैं, क्योंकि रिक्वायरमेंट जो पहले पढ़ ली थी हमने जाके, ये वाली अलग से, ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ टू शो प्रॉफिट अराइजिंग फ्रॉम बॉटल्स, मतलब ये बोतलों को सेल करने की एक्टिविटी में मसरूफ है और ये ट्रेडिंग एक्टिविटी है, और इस ट्रेडिंग एक्टिविटी का रिजल्ट हम लेके जाएंगे इनकम एक्सपेंडिचर में, इसका रिजल्ट हम वैसे इसकी वर्किंग हम अलग से ही करेंगे, बल्कि रिक्वायरमेंट है आज तुम्हारी, ठीक है। फिर रेंट एंड रेट्स है, रेट टैक्स को कहते हैं, बस रेंट समझे, एक्सपेंस है। पेमेंट टू एंटरटेनर, हमारे मेंबर्स बोर हो रहे थे, बंदर वाला गुजरा, हमने कहा डुगड़ी बजा के जरा उनको खुशी कर दो, ठीक है। अब चुप करके बैठना, अभी जो बोला वो मैं बंदर उसी को बनाऊंगा फिर, ठीक है। तो वो पेमेंट खर्चा है छोटा सा, ठीक है जी। उसके बाद प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है, जनरल एक्सपेंस है, और बॉटल स्टूवर्ड की वेजेस हैं। क्या मतलब? वो जो खोखा हमने लगाया है उस पर एक लड़के को खड़ा किया है, उसको तनख्वाह तो देनी है ना, तो ये उसका खर्चा है। ध्यान रखना, जो ट्रेडिंग एक्टिविटी अलग से हो रही है ना, उसकी इनकम्स एक्सपेंसेस जो स्पेसिफिक उसकी इनकम्स एक्सपेंसेस हैं वो डायरेक्ट नहीं लेके जानी आपने, उसका तो रिजल्टेंट लेके जाना होता है ना। तो ट्रेडिंग एक्टिविटी में तो ये सेल ऑफ बॉटल्स भी ट्रेडिंग एक्टिविटी में आएगा, कॉस्ट ऑफ सेल इंशाल्लाह निकलेगी क्योंकि स्टॉक का लेजर गिवन होगा, वही वाला काम करना है। फिर ये एक्सपेंसिव उसी में डालेंगे, और जो नेट प्रॉफिट आएगा या लॉस वो लेके जाएंगे इनकम एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, अगर कोई ट्रेडिंग एक्टिविटी हो रही होगी तो उसकी इनकम या एक्सपेंस जो स्पेसिफिक है वो डायरेक्ट इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं फेंकनी, बल्कि उस एक्टिविटी से रूट करा। ओके, क्या मसला है? कुछ नहीं सर, बहुत आसान सा लग रहा है, परेशानी ये है। ओके जी, क्लोजिंग में हमारे पास कैरी फॉरवर्ड, क्लोजिंग में हमारे पास करंट अकाउंट में 6400 रुपये हो चुके हैं, डिपॉजिट अकाउंट में 4600 हैं, और इन हैंड कैश कितना है? 30 है। टोटल क्लोजिंग कितना है? तो ये बीच में ऐसे दिया, उसको मैं छुपा भी दूँ तो अब मुझे देखो, अब मुझे इससे कोई सरोकार नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसने इकट्ठा कर दिया है तो हम भी इकट्ठा ही रखेंगे, बस जिंदगी आसान रखते हैं, ठीक है ना। तो मुझे बस ओपनिंग टोटल पता हो कितना, क्लोजिंग पता हो कितना, यहाँ तक कोई मसला नहीं। आगे चलते हैं, आगे क्या गिवन है जी? फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज मेड अवेलेबल टू यू, ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस। एडजस्टमेंट भी अभी समझो है ही नहीं, पढ़नी नहीं है, ओके। कोई एडजस्टमेंट है, पहले मैं चीज़ लिखवा दूंगा गलत, फिर उसको काट के सही कर लेना, ठीक है ना। जरा नई चीज़ डिफरेंट है, पहले जरा बेसिक सीख लें चीज़। ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस गिवन है जी, तो हमारा इनकम एक्सपेंडिचर का पहला उसूल लिखें सवाल करने के लिए। यहाँ पर ओपनिंग क्लोजिंग आ रहा है ना, यहाँ पर यूँ तीर लगाकर यहीं पर ही लिख लें,
जहाँ मर्जी लिख लें, अलग से रूल्स का सफा बनाने की इसमें जरूरत है तो नहीं, बनाना पड़ा तो बाद में बना लेंगे। फिलहाल तो यहाँ पे लिख लें, सामने कहीं पे भी लिख लें, यहाँ पर लिखें सवाल ये शुरू कैसे करना है, शुरू करने का तरीका बताने लगा हूँ। तो लिखें एनपीओ के सवालों में जिन जिन, 2 बार लिखना तब जिन आएगा, जिन जिन आइटम्स के ओपनिंग क्लोजिंग दिए होंगे, मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि बार बार बोलना पड़ता है मुझे, जिन जिन आइटम्स के ओपनिंग या क्लोजिंग दिए होंगे उन के लेजर बनाएंगे। चलो जी, फिर लेजर पे कहानी आ गई, ये तो पहले भी कर रहे थे, वो बैलेंस शीट दी होती थी वहां से चल लेते थे, ठीक है। उन के लेजर्स बनाएंगे, बस इधर वो कोई नहीं है, लेकिन फलां का नहीं बनाएंगे वहां, बस सबकी जो क्लोजिंग। अच्छा, ओपनिंग क्लोजिंग वैसे होंगे किसमें, इनकम स्टेटमेंट में भी होंगे और भी होंगे, है ना। खुदा का खौफ करो, कभी सेल का लेजर ऐसा देखा था कि ब्रॉड डाउन और फिर कैरी डाउन सेल और फिर फॉर द ईयर और फिर इनकम एक्सपेंसेस फॉर द ईयर होती हैं। तो ये ओपनिंग क्लोजिंग तो फिर बैलेंस शीट होंगे, एसेट हो गया, लायबिलिटी होगी, फंड शंड हो गए, ठीक है ना, बैलेंस शीट आइटम्स होते हैं। बहरहाल लो भाई, ध्यान से देख लो, ये ओपनिंग है और ये क्लोजिंग है, ठीक है जी। और जिन जिन के ओपनिंग क्लोजिंग गिवन है उनके लेजर्स ओपन करने हैं, जिनमें सबसे पहला कौन सा है, वही स्टॉक, वही इन्वेंट्री जो कल तक डायरेक्ट मेथड जो किया है ना, बस उसी की मौजें यहाँ लूटेंगे, ठीक है। स्टॉक का लेजर आपको बनाना आता है, ओपनिंग क्लोजिंग, कॉस्ट ऑफ सेल्स और परचेजेस। अच्छा जी, बच्चे बहुत थक रहे हैं आज, क्या चक्कर है, बहुत आसान है, बहुत आसान है, बस ये फिर देख लो। आज इसको आसान ले ना जाना, कल तंग करेगा। जो आज है ये बुनियाद है, इसको ध्यान से डाल लें और आज यही सवाल दोबारा करना है, कोई होमवर्क नहीं दिया आप, ओके, इसीलिए ताकि आप तसल्ली से इसके ये बेसिक फॉर्मेट के ऊपर आ जाएं। सब्सक्रिप्शन, भाई क्लब की सब्सक्रिप्शन इनकम होती है ना, एडवांस भी है, एरियर भी है, क्या ये मुमकिन है? मुमकिन है। एक्रूअल का टॉपिक पढ़ाया था ना, ये उस दिन भी ओपन किया था, आज फिर ओपन हुआ है। मैंने कहा था एक्सपेंस के लेजर में ओपनिंग होता है, क्लोजिंग होता है, कैश होता है, एक्सपेंस होता है। ओपनिंग एट द सेम टाइम किसी एक, वैसे तो मल्टीपल एक्सपेंसेस हो तो वैसे ही हो जाता है, दोनों तरफ ओपनिंग, दोनों तरफ क्लोजिंग। एक एक्सपेंस भी हो तो ओपनिंग क्लोजिंग एट द सेम टाइम इकट्ठा इधर भी हो सकता है, पेबल वाली साइड पे, लायबिलिटी साइड पे और एसेट वाली साइड पे हो सकता है। वो कब कैसे कहा था मैंने आपको, जैसे मिसाल के तौर पे इसकी एग्जांपल लें, ये रेंट एक्सपेंस है, ये रेंट का लेजर है, हमने 15 बिल्डिंग किराए पे ले रखी हैं, उनमें से 3 बिल्डिंग का किराया हम एडवांस में देते हैं, 12 का बाद में देते हैं। तो 3 का एडवांस वाला है तो वो प्रीपेड रेंट है, एसेट होगा, बाकी का पेबल है तो लायबिलिटी होगा। लेकिन हम कह रहे हैं रेंट एक्सपेंस का एक ही लेजर बने, तो एक लेजर में तो फिर वो सारी इकट्ठे आ गए, इकट्ठा कैश लिखा और इकट्ठा रेंट एक्सपेंस निकल आया, है तो सारी बिल्डिंग थी ना, ठीक है। ऐसे ही इनकम का लेजर भी था, ये भी हमने एक्रूअल में सीखा था, और उस वक्त मैंने कहा था एक्सपेंस की प्रैक्टिस तो रेक्टिफिकेशन में भी होगी, एक्सपेंस की प्रैक्टिस तो कैश फ्लो में भी काफी करके आए, इनकम्स की प्रैक्टिस एनपीओ में जाके होगी, क्योंकि सब्सक्रिप्शन इनकम तकरीबन हर सवाल में ही आता है, तकरीबन ही हर सवाल में है। तो वो एक्रूअल जो सीखा था एक्रूअल के टॉपिक में, इनकम के केस में, वो आज अप्लाई करने का टाइम आ गया। बीच में हम करते भी रहे हल्का फुल्का, उस टॉपिक में भी किया, करेक्शन वगैरह में भी शायद देखा था, एडजस्टमेंट एक आधी आ गई थी, कैश फ्लो में भी एक दो एडजस्टमेंट हमने देखी थी, इस लेजर को बनाया था। लेकिन अब से तो ऑनवर्ड्स ये रोज ही बना करेगा, बल्कि इसी ने ही बिफरना है आगे जाके। आज तो सादा सी एडजस्टमेंट है, इसकी एडजस्टमेंट जरा मुश्किल करके वो देता है, ठीक है। लेकिन अभी तक तो मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि इनकम का लेजर जो बनता है, इसमें भी ओपनिंग, ये भी कंबाइंड लेजर है ना, इनकम का एक्सपेंस, ये इनकम कैश रिसीव्ड या ओपनिंग क्लोजिंग, ये तीनों चीजें इकट्ठी हैं, कंबाइंड लेजर है इनकम का। तो इनकम एडवांस में कब होती थी, मैंने आपको सिखाया था कि 22 में खड़े होकर अगर आपने कैश 22 में रिसीव कर लिया लेकिन अभी सर्विसेज नहीं दी तो एडवांस, और अगर 22 में खड़े हैं और 22 में खड़े होकर सर्विसेज दे रही हैं लेकिन पैसे नहीं आए तो रिसीवेबल, जी सिखाया था ना, बोलो। तो ओपनिंग रिसीवेबल, क्लोजिंग रिसीवेबल भी हो सकती है इनकम, ओपनिंग में एडवांस, क्लोजिंग में एडवांस हो सकती है इनकम, इसी में कैश, इसी में इनकम की फिगर जो प्रॉफिट एंड लॉस में जाती थी, ठीक है। अब सब्सक्रिप्शन एट द सेम टाइम भी ऐसे हो सकती है कि ब्रॉड डाउन के अंदर एरियर भी हो और एडवांस भी हो, बिल्कुल उसी तरह से हो सकती है जैसे मैंने रेंट बताया, बल्कि ये तो ज्यादा हो सकती है। कैसे, हमारे लेट से 100 मेंबर्स हैं, जिनमें से हम 90 मेंबर्स को जो है वो पहले पैसे लेते हैं एडवांस में, बाद में सर्विस देते हैं, बाकी 10 ऐसे प्रिविलेज्ड मेंबर्स हैं जो एरियर में भी पैसे दे देते हैं, मिसाल दी मैंने। तो एट द सेम टाइम मेरा सब्सक्रिप्शन इनकम का जो लेजर बनेगा वो एडवांस भी ओपनिंग क्लोजिंग शो कर रहा होगा और एरियर भी कर रहा होगा, तो ठीक है। तो खैर ये बात याद होगी उम्मीद आपको कि रिसीवेबल को एक्रूड, ओइंग, ड्यू, एरियर आउटस्टैंडिंग भी कैसे, मैंने कहा बड़े खतरनाक लफ्ज हैं ये, जिसके साथ लगे हों उसका मतलब देते हैं। यानी इनकम के साथ है तो रिसीवेबल, और अगर एक्सपेंस के साथ है तो पेएबल। तो अगर इनकम का केस है तो ये सब्सक्रिप्शन के लेजर के अंदर ये 4-5 अल्फाज का मतलब क्या होगा, रिसीवेबल, एडवांस को अनअर्न्ड या डेफर्ड भी कह सकते हैं, ठीक है, सही है। तो ये सब्सक्रिप्शन का लेजर बनेगा, ओपनिंग क्लोजिंग उसमें आ जाएगा। फिर क्रेडिटर्स का लेजर बनेगा, रेंट रेट्स, एक्रूड यानी पेएबल, ये एक्सपेंस का लेजर भी आ गया। फिडेलिटी बॉन्ड क्या होता है, फिलहाल लिख लें, लायबिलिटी समझा देता हूँ, पुराना कॉन्सेप्ट है, अभी आता नहीं है, हर दफा सोचता हूँ अगली बार किताब में इसका नाम बदल के कुछ और लायबिलिटी लिख लूंगा यहाँ पे, फिर भूल जाता हूँ, तो कोई मतलब नहीं, फिर हर बार बता देता हूँ बच्चे को ये होता क्या है। बाकी पुराना कॉन्सेप्ट है, आता नहीं है, ये पुरानी बात है, पुराना रवाज है, ठीक है, एडजस्टमेंट भी तो है नहीं। जी भाई आप पूछे कोई सवाल आपका मेरे दोस्त। नहीं लगाई लाइन, किसने कहा लाइन लगाई है, नहीं लगाई है लाइन, नहीं है, ओके डन जी, मेरी गलती, माफ कर दो। चलिए शुरू करते हैं सवाल करना कहां से शुरू है जी, जिन जिन के ओपनिंग, मैंने स्लैश डाल के लिखा है, किसी वजह से लिखा है,
ये ना आपको सर ओपनिंग क्लोजिंग दोनों अगर होंगे तो हमने लेजर ओपन करना है। अल्लाह के बंदो, ओपनिंग है क्लोजिंग नहीं है, ओपनिंग नहीं है क्लोजिंग है, तब भी लेजर बना लेना, ठीक है ना। तो जिन जिन के ओपनिंग या क्लोजिंग गिवन है उन ये ऊपर पेज है, नजर नहीं आ रही आपको, उनके लेजर्स बनाएंगे, बनाएं। चलो, बोतलों का स्टॉक। लेकिन मुअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात तवज्जो फरमाएं, आप खुद एक एरोप्लेन है, आपका एरोप्लेन कहीं लैंड कर रहा और आपको ये याद नहीं रहा कि ए रिक्वायरमेंट भी है। और मैंने आपको कहा था कि अगर ट्रेडिंग एक्टिविटी है उसको इधर तो नहीं रखना, अलग से रखना है, आज वो रिक्वायरमेंट है, वरना ये वर्किंग वन होगी। और मेरा ख्याल है जितने भी सवाल हमने करने हैं उनमें ये होगी, लाजमी है, बड़ी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, इसलिए पहले दिन नहीं करवा रहा हूँ ताकि आज से इसकी बुनियाद पड़े, ठीक है। तो ये लाजमी है, लाजमी जुज़ है, सवाल में अगर होगी ट्रेडिंग एक्टिविटी तो इसको अलग ही रखना है। अगर रिक्वायरमेंट कह दे तो हम भी रिक्वायरमेंट का नंबर लगा देंगे, नहीं तो वर्किंग वन हमारी ये हुआ करेगी, ठीक है। तो ट्रेडिंग एक्टिविटी लिख लिया करेंगे, कौन सी है बस छोड़ो, ट्रेडिंग एक्टिविटी लिख लो बस। अच्छा, ट्रेडिंग एक्टिविटी में क्या करना है भाई, इंट्रो वाला ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट वही बनाना है, बस छोटा सा बनेगा और कुछ नहीं, ठीक है। अंगड़ाइयां ले लो सारे बारी बारी, कोई हाइब्रिड में कोई फिजिकल में। सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स, इनको नेट करेंगे तो आएगा ग्रास प्रॉफिट। उसके बाद कुछ एक्सपेंसेस वगैरह लेस करने की जगह छोड़ देते हैं, कोई स्पेसिफिक एक्सपेंसेस आ जाए और फिर नेट प्रॉफिट, ठीक है। चलें आगे, इसके बाद से लेजर्स की नंबरिंग शुरू हुआ करेगी, ठीक है जी। ओके डॉन, शुरू करें। सबसे पहले बॉटल्स का स्टॉक, स्टॉक का अकाउंट, इन्वेंट्री लिख लो, स्टॉक लिख लो, जैसे आपका दिल खुश हो। इन्वेंट्री, स्टॉक, चलो स्टॉक लिख, जो नाम यहां लिखा हुआ है स्टॉक जी। बताएं, ओपनिंग 1630, क्लोजिंग 1850, ठीक है। नेक्स्ट, ओ भाई, ओ मेरे दोस्त, आसान ज्यादा है, इस हाथ आसान ज्यादा है, इस हाथ वाले से आसान ज्यादा, तो क्या बोर हो रहे हो, निकाल दो क्लास से, तबीयत खराब हो रही सर, इतना इजी है भी इजी, कोई निकल से इंशाल्लाह। ये आहिस्ता आहिस्ता आप देखो ना, सीढ़ियां चढ़ेगा ना ये टॉपिक। जरा बताओ कैश फ्लो का सवाल कैसा आता है, अब है ऐसे हैवी सारा कुछ भी, अब सब कुछ ही आता है, हर एडजस्टमेंट के साथ आप लड़ लेते हैं। कैश फ्लो अल्हम्दुलिल्लाह आपकी छोटी मोटी चीजें एमसीक्यू ये वो रहते हैं, बाकी तो टॉपिक अल्हम्दुलिल्लाह आपका वो तैयार है। अब वही बात है कि एडजस्टमेंट तो भाई बरकत के लिए, कभी कभी शेयर डिस्काउंट आ जाता है, फिर कभी कभी इस तरह की बातें हर सवाल में बरकत के लिए होती हैं, उनसे परेशान नहीं होना। 70-80% सवाल अब आपके काबू में। अच्छा जी, सब्सक्रिप्शन है, एरियर में भी है, एडवांस में भी है, मतलब सर हाँ अकाउंट तो एक ही बनाएंगे हम हमेशा, ये तो हमेशा याद रखो, लेकिन हम अकाउंट बनाएंगे, नाम उसका होगा सब्सक्रिप्शन। इनकम सब्सक्रिप्शन लिखते थे हम, लेकिन साथ क्या तो रेंटल लिख के, अच्छा यार साथ छोटा सा इनकम लिख लो अपने समझने के लिए, एक्सपेंस नहीं है ये, इनकम है, ठीक है। अब सुकून हो गया, हमने इस इनकम को तब देखना है जब हमें कैश वगैरह की जरूरत पड़े, ठीक है। ये इनकम है, कैश किस तरफ आना है और इनकम की फिगर किस तरफ आनी है। फिलहाल तो सवाल ने बता दिया है, ओपनिंग लायबिलिटी, ओपनिंग एसेट, क्लोजिंग लायबिलिटी, तो वो देख लेते हैं। पहले क्या जी, सब्सक्रिप्शन इन एरियर, ये एरियर आज एक्सपेंस के साथ नहीं लगा हुआ, इनकम के साथ है, तो ये क्या है, रिसीवेबल है, एसेट है। ओपनिंग कितना 770, क्लोजिंग 620। नेक्स्ट क्या है, ओ सब्सक्रिप्शन इन एडवांस, ये क्या होता है, लायबिलिटी, इसी लेजर में आओ, ओपनिंग लायबिलिटी 250, क्लोजिंग 310। नेक्स्ट, क्रेडिटर्स फॉर बॉटल्स नंबर 3। अच्छा लिख लो, लिखना है तो ये बॉटल्स के क्रेडिटर्स हैं यार, चुप कर जाओ प्लीज, थोड़ी हिम्मत कर लो आज चुप करने की। क्रेडिटर्स बॉटल और क्रेडिटर्स स्टॉक ऑफ बॉटल्स, ठीक है जी। अच्छा जी, ओपनिंग बता दें, 1330 भाई कह रहे हैं अंग्रेजी में, और 1150 कह रहे हैं भाई उर्दू में। यार कोई रौनक तो लगे ना, और तो कुछ है नहीं आज सवाल में। नेक्स्ट, अब ये ना पूछना सर रिपीट कर दें क्या बोला आपने, हारून किधर है, आज क्या जुमा, और आज एनपीओ शुरू हो गया, डबल क्लास है, कल भी होगा। मैंने ये वैसे बच्चों से मसला किया तो मुझे जहन में एक ये बात भी थी मेरे कि वीकेंड से पहले एक और क्लास हो जाएगी एनपीओ की, ताकि वीकेंड पे अगर कोई बच्चा एनपीओ के ऊपर कोई सवाल को देखे तो जोर लगा सके ना। पहला दिन हफ्ते वाला दिन करता तो फिर क्या रौनक तो नहीं लगी, सवाल में तो रौनक नहीं लग रही सही तरह से ना, मजा आएगा, 2-4 एडजस्टमेंट्स हो ऐसे, कोई इधर से गुजरे एडजस्टमेंट है, समझ मजा तब आता है। हाँ जी, नेक्स्ट ओपनिंग क्लोजिंग लिख लिया। नेक्स्ट, रेंट एंड रेट्स एक्रूड, क्या मतलब पेएबल है, लेकिन हम तो रेंट एंड रेट एक्सपेंस का ही लेजर बनाएंगे, और एक्रूड है तो लायबिलिटी लिख देंगे, ठीक है जी। तो रेंट, सिर्फ रेंट भी लिख सकते हैं आप, रेंट एंड रेट्स, लेजर तो ये बनना है, एक्सपेंस लिख लेते हैं साथ छोटा सा अपने समझने के लिए, ठीक है, ताकि पहले दिन की तरह से ये लेजर बन रहा हो। वो मैंने भी लेजर ओपन किया है, जैसे वहां पे लिखा होता वैसे ही उस दिन वैसे एक रोज सीखा, वैसे ही हमने टॉपिक में किया यार, हर दफा नया काम तो नहीं कर सकते जी भाई। फरमाएं, पेएबल है क्योंकि रेंट एक्सपेंस के साथ लगा हुआ है ना, रेंट रेट्स एक्सपेंस को कहते हैं, रेट टैक्स को कहते हैं, तो ये एक्सपेंस है, एक्सपेंस के साथ अगर एक्रूड लगा हुआ है तो, और अगर यही एक्रूड यहां लिखा होता सब्सक्रिप्शन एक्रूड, तो इतनी सी बात जी। हाँ जी, वही लायबिलिटी है, एक्रूड लायबिलिटी, एक्सपेंस के लिए हो तो लायबिलिटी, ओपनिंग क्लोजिंग 820। नेक्स्ट क्या है जी, फिडेलिटी बॉन्ड गिवन बाय स्टूअर्ड, चलो बता देता हूं, सादा सी बात है, वो हमने जो बंदा अभी खोखे पे रखा है,
अब सुबह से शाम तक उसने बोतलें बेचनी है, कैश दराज में। ये तो नहीं कि एक बोतल एक जूस बेचा, भागा भागा आएगा कैशियर के पास, अकाउंटेंट के पास गएगा, फड़ो वो फटाफट वो भी एंट्री करेगा, कैश डेबिट सेल क्रेडिट। ऐसा तो नहीं ना होगा। सारा दिन या कोई दिन में एक टाइम, वैसे सारा दिन रखा होता है, डे एंड पे कैशियर और अकाउंटेंट्स क्लोज कर रहे होते हैं ना कैश वगैरह को, वैसे सारा दिन सेल्स करेगा, पैसे आते रहेंगे, दराज में इकट्ठे होते रहेंगे, और फिर डे एंड पे वो कैश निकालेगा दराज से और अंदर आके कैशियर को देगा और वो एंट्री कर देगा कैश डेबिट सेल क्रेडिट। ये हमने उसको कहा है रखते हुए, लेकिन साथ ही हमारे बैक ऑफ द माइंड ये बात भी चल रही है कि सारा दिन वो सेल करेगा, कैश आएगा, दराज से कैश उठाएगा और अंदर आने की बजाय बाहर चला गया तो वो पैसे गए ना, तो फिर हम अंदाजा लगाते हैं कि हमारी डेली सेल कितनी होगी, उस हिसाब से हम उससे एक सिक्योरिटी की अमाउंट की मद में पैसे ले लेते हैं। उसे कहते हैं भाई आप ऐसा करें, आप ना 200 रुपये में जमा करवा दें, ठीक है, और आपकी अमानत है हमारे पास एज अ सिक्योरिटी, जब आप छोड़ के जाएंगे तो ये हम आपको आफ्टर क्लियरेंस वापस कर देंगे, अगर आपके जिम्मे को वाजिब अदा चीजें ना हुई तो, ठीक है। तो अब ये इन्होंने जो 200 रुपये लेकर रखा हुआ है, ये इनके ऊपर, इनका एसेट है, इनके ऊपर लायबिलिटी है, ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर लायबिलिटी है, ठीक है ना, और उसमें चेंज भी कोई नहीं आई खैर इसमें, तो 200 ओपनिंग 200 क्लोजिंग, लेकिन चलो पहला दिन है, आपको पता है पहले दिन तो सब कुछ ही होना है, ये भी लेजर बनाएंगे। फिडेलिटी बॉन्ड क्या होता है ये समझ आ गया, असल में इसका रवाज अब खत्म हो गया, तो ये इसकी एडजस्टमेंट भी नहीं आती। फिडेलिटी फ्रॉड वगैरह से बचने के लिए अब ना ये इंश्योरेंस का रवाज आ गया था, फिडेलिटी इंश्योरेंस होती है आजकल, कोई फ्रॉड करके भाग गया तो इंश्योरेंस कंपनी कहती है हम उसको भर देंगे आपको उसका खर्चा, फिडेलिटी इंश्योरेंस होती है। अब फिडेलिटी बॉन्ड का कॉन्सेप्ट ना अब वो ऑब्सोलीट हो गया, लेकिन चलो अब सवाल में है तो है। ओपनिंग 200, क्लोजिंग भी 200। मेरा दिल कर रहा है ये जगह भी ना छोड़ूं ताकि आपको ये पता हो, ये ऐसे ऐसे बता रहा हूँ क्या कि इसमें से कुछ भी नहीं निकलना हमारे मतलब का, यानी इस लेजर को हम छोड़ भी सकते थे बनाने से, मैंने तो पहला दिन होने के से बना दिया, कुछ बैलेंसिंग तो निकलना नहीं, कोई मूवमेंट तो है नहीं, अब पड़ा है सो पड़ा जरूर रहने दो, काम आएगा, ठीक है, लेकिन जरा अच्छा नहीं लगता हमें, जरा अजीब सा लग रहा है, इसलिए थोड़ा सा सुनते जी, कैरी ऑन दोस्तों। ओके नेक्स्ट, देयर इज नथिंग नेक्स्ट, यहां तक को मसला, जागो फिर, जागो जागो, नींद आ रही है। अच्छा भाई, अब मेन काम जो हर सवाल में करना होगा और जिसकी वजह से सवाल हुआ करेगा और जो मुश्किलें पेश किया करेगा आगे जाके, आज तो ये भी आसानी है, वो क्या है, वो है इस रिसीट एंड पेमेंट से सारी फिगर्स को निकाल के रेलेवेंट जगह पे पहुंचाना, ठीक है, जिसमें सबसे पहली चीज जो है वो है ये ओपनिंग। अब ये ओपनिंग कहां जाएगा, ये फिलहाल मैं स्टार लगा के रख लेता हूं, ये मैं एंड पे बताऊंगा सवाल के, ठीक है। ओपनिंग की कोई एंट्री होती है बोलो, और क्लोजिंग की कोई एंट्री होती है बोलो, ओपनिंग क्लोजिंग कोई एंट्री नहीं होती। बस हमने क्या करना है, जो रिसीट्स हुई हैं इधर डेबिट, उनको रेलेवेंट जगह क्रेडिट करें, इधर डेबिट कैश तो फिर जहां क्रेडिट होना वहां क्रेडिट, जहां पे क्रेडिट तो फिर जहां होना डेबिट वो डेबिट कर लेंगे, ठीक है। तो ये सारे डेबिट्स और ये सारे क्रेडिट्स ये हमने पोस्ट करने हैं, ठीक है। लेकिन पहली बात तो मैंने लिख ली थी ना ये एनपीओ के सवालों में, ये दूसरी बात लिखें, अगर एनपीओ के सवालों में रिसीट पेमेंट या यूं कह लें कैश एंड बैंक ऐसी तरह दे दे, इस तरह दे दे या ऐसी तरह दे दे, ऐसी तरह गिवन हो के, इधर देखो जरा, के ओपनिंग भी हो, डेबिट्स भी हो, क्रेडिट्स भी हो और क्लोजिंग भी हो, तो हम ये लेजर नहीं बनाएंगे, तो फिर हम ये लेजर खुद नहीं बनाएंगे, बल्कि इसी को यूज कर लेंगे। और कोई वजह नहीं है इस बात के लिखवाने की, ये काम से हमारा सिर्फ क्या हो जाएगा, टाइम सेव हो जाएगा। देखो ना, आपने कहा जिसका ओपनिंग क्लोजिंग आ रहा है उसका लेजर बनाना है, तो ओपनिंग क्लोजिंग तो भाईजान इसका भी आ रहा है, तो ये लेजर क्यों नहीं बनाया, ये ऑलरेडी लेजर ही तो है, तो इसी को यूज कर लो। डेबिट जो करना था लेजर बना के इसको, तो यहां पर लिखा हुआ है, पर टिक कर दो, लेजर बनाने का टाइम, इसमें लिखने का टाइम, ये अंग्रेजी लिखने का टाइम, कितनी बचत हो गई, ठीक है ना। तो कभी कभी रिसीट पेमेंट, कभी कभी कैश बैंक में से भी बैंक बना के दे देता है, तो जो भी ये कैश या बैंक में अगर इकट्ठा है, रिसीट पेमेंट अगर अलग अलग है कैश या बैंक, तो इनमें से जो अकाउंट नॉर्मली या बैंक बना के दे देता है या रिसीट पेमेंट इकट्ठा हो तो वो बना के देता है सवाल के अंदर, अगर ये बना के दे देगा इस फॉर्म में कि ओपनिंग भी हो, क्लोजिंग भी हो, डेबिट्स भी हो, क्रेडिट्स भी हो, तो हम पे ये अकाउंट खुद नहीं बनाएंगे, अपना वक्त बचाएंगे, ठीक है, सही है ना, इसलिए मैंने ये लेजर ओपन नहीं किया। ओके डन। लेकिन अब यूं समझो कि ये लेजर हमारे सवाल का हिस्सा है, यानी जब डबल एंट्री मैंने पोस्ट करवानी है तो आपने जो डबल एंट्री बोलनी है तो आपने कहना ना सब्सक्रिप्शन के पैसे आए, तो आपने एंट्री करनी है कैश एंड बैंक डेबिट सब्सक्रिप्शन इनकम क्रेडिट, ये कहते होते हैं ना आप, तो कैश एंड बैंक का डेबिट यहां देखकर टिक करना है, ये हो गया डेबिट, और फिर वहां पे जाकर रेलेवेंट जगह पे उसको क्रेडिट करना है, ठीक है। ये कैसे करना है ये आप देखते हैं वन बाय वन। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट काम चल रहा है, जरा ध्यान से देख लें, नहीं मुझे एंट्रीज पूरी करने दें आमिर भाई, ठीक है जी, फिर पार्ट 2 शुरू करते हैं, चले कर दें।